बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगन से टेलीफोनिक रब्ता करके ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली जानी व माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा है कि कारकुन तैयार हो जाएं, जेल भरो तहरीक की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। जबकि मरियम नवाज साहिब आज कहती हैं कि मौजूदा हालात में हम आवाम को रिलीफ देना भी चाहें तो नहीं दे सकते। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि हम जेल भरो तहरीक की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया और हुकूमत की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। ये कहा उन्होंने। क्या आप समझते हैं कि इस तहरीक की नतीजे में खान साहब जो है वो कामयाब हो सकेंगे इंतखाबात की तारीख लेने में? देखिए, मैं सिर्फ एक दो बातें यहाँ पे आपसे कहूँ, और वो ये हैं कि दो तीन बड़ी अजब सी डेवलपमेंट्स इसको कहा जाए, या डेडलॉक कहा जाए, या कुछ मज़ीद परेशान कुन खबरें हैं, और वो पाकिस्तान के हवाले से, और उन पे मैं अभी बात करता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि ये जो आज की जो खबर इस वक्त है मेरे सामने, वो बहुत ही गैर मुतवक्को खबर है पाकिस्तान के लिए बतौर एक रियासत। लेकिन मैं उससे पहले ज़रा तुर्किया में जो आज ज़लज़ला आया है उसके ऊपर ज़रा सी थोड़ी सी बात करूं। और ये तो इंतहाई पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत शदीद इसके ऊपर आप समझें कि अफसोस का इजहार हो रहा है, दुख का इजहार हो रहा है, और हम जाहिर है कि दुनिया में लोग और कर भी क्या सकते हैं, इस पे बात भी क्या हो सकती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें ये है कि ये जो ज़लज़ला है, ये जो गाज़ियान्तेप, अगर हम दिखा सकें यहाँ पे ये स्लाइड अगर, तो गाज़ियान्तेप का जो इलाका है वो इसका तुर्की के सेंटर में, वहाँ से ये इसका मरकज़ था। अगर ये मैप हमारे सामने है, अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया, और उसमें गाज़ियान्तेप से ये शुरू हुआ है और फिर ये फैलता हुआ सीरिया तक गया है और शाम तक गया है, और शाम के बाद ये इसराइल तक गया है, इसराइल के बाद ये यूनान तक गया है, यूनान के बाद ये इटली की इटली में सुनामी की वार्निंग्स जारी हुई हैं इस पे, और इसमें अभी तक जो इतलात हैं सरकारी तौर पे बयान हो रहा है कि 30,000 बिल्डिंग्स गिर गई हैं, 30,000 इमारतें गिर गई हैं। ये सरकारी तौर पे बात हो रही है, लेकिन वैसे जो ज़राए हैं उनका कहना यह है कि ये 30,000 से कहीं ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, यानी इमारतें गिरी हैं। वो कह रहे हैं कोई 50 से 60,000 तक बिल्डिंग्स गिरी हैं, और ये तुर्की से फिर सीरिया आया है, सीरिया से फिर आगे तक इटली तक, ये इतनी एक बड़े पैमाने पे ज़लज़ला। फिर उसके चंद घंटों के बाद दूसरा ज़लज़ला आया है। पहले 7.8 बयान हुआ, फिर 7.7 बयान हुआ। तो वो आफ्टर शॉक्स जो दूसरा आया वो भी एक्चुअली मैसिव ज़लज़ला था। तो ये 2 ज़लज़ले आए, एक अलग सुबह 4 बज के चंद मिनट पे, और फिर एक शाम को आया। और उसमें मेरा ख्याल है कि अभी तक तो 1,000, 1,500 या 2,000 की तादाद बयान हो रही है। अगर शाम को भी साथ मिलाएं, सीरिया को भी, तो वहाँ पर भी तादाद बहुत ज़्यादा है। जो सरकारी तौर पे बात हो रही है, लेकिन मैं इस पे कोई ये बयान नहीं कर सकता कि कितने हज़ार लोग इसमें अपनी जानों से चले गए हैं। वहाँ बर्फ़बारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, बहुत सख्त सर्दी है वहाँ पे, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और जो रेस्क्यू का निज़ाम, और ज़ाहिर है कि बिल्डिंग्स गिरी हैं, 30,000 बिल्डिंग्स सरकारी तौर पे। एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी रनवेज जो हैं वो फट गई हैं एक तरह से, उनमें क्रैक्स आ गए हैं बड़े। और ये जो है ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हमें पता है सबको अर्थक्वेक क्या होता है, हमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर बड़ा आ चुका है। ये ज़मीन की जो
परतें हैं जो यानी ज़मीन के नीचे, तो टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वो जो प्लेट्स हैं, परतें हैं, वो मूव करती हैं और वो 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 कर रही हैं मूव। वो इस वक्त भी मूव कर रही हैं, वो हर वक्त मूवमेंट होती रहती है ज़मीन के नीचे। और वो तो प्लेट्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनमें वेव्स जो पैदा होती हैं, तो वो या तो ये कि प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक्सप्लोजन होता है, कोई धमाका होता है। तो धमाके के नतीजे में एक तो डीप वेव्स होती हैं जो कि ज़मीन के परतों से नीचे से जाती हैं, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं। एक वो होती हैं जो सरफेस पे होती हैं, और जो सरफेस पे होती हैं वो कम स्पीड से अपना सफ़र तय करती हैं, लेकिन जो ज़मीन के नीचे होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जाती हैं। इनकी एनाटॉमी जो है अर्थक्वेक्स की, वो उस पर बहुत हम तफसील से पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जब दुनिया, जो साइंस बताती है वो ये कि दुनिया जब ये जिस दुनिया में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये आज की दुनिया, ये ऐसे नहीं थी। ये आज से हज़ारों लाखों साल पहले ये ऐसी नहीं थी, करोड़ों साल पहले बल्कि ये ऐसी नहीं थी। यहाँ पे एक ही बड़ा सा ज़मीन का खित्ता था जो कि सुपर कॉन्टिनेंट था, और एक बहुत बड़ा ज़मीन का खित्ता जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। और उसको हम अगर पिक्चर्स उस ज़माने की जो साइंसदान बयान करते हैं, तो उसमें वो पेंगुआ के नाम से एक बहुत बड़ा, और पेंगुआ जो है, और वो पेंगुआ था एक बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा, और साथ उसके यानी सुपर कॉन्टिनेंट और सुपर ओशन, यानी एक बड़ी सी ज़मीन है ये पीले रंग की, और एक बहुत सारा पानी है। उसके बाद ये हुआ कि ये प्लेट्स आपस में टूटी, तो इस तरह से टूटी कि वो पहले तो जो प्लेट टूटी तो वो बन गया अटलांटिक ओशन, तो उसके नतीजे में यूरोप और अमेरिका अलग हो गया, ठीक, और वो अटलांटिक ओशन आ गया बीच में। फिर उसके बाद जो है वही प्लेट जब नीचे क्रैक हुआ उसमें, तो वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका अलग हो गए, वो इसी एक प्लेट में से ही अलग हुए, ये एक यानी एक प्लेट, एक बड़ी प्लेट टूटी जो जमीनी प्लेट है, टेक्टोनिक, वो तो टूट गई, क्रैक हुई, और उसमें जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट्स हुई। और उसके बाद ये हुआ कि वो अब भी, अगर वो जो पहले वो हमने नक्शा दिखाया था, ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी दुनिया में घूम रही हैं, और हर साल जो है वो यूरोप और अमेरिका का जो फासला है वो चंद सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाता है, और अफ्रीका और अमेरिका का फासला भी चंद सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाता है। ठीक। तो बयान ये किया जाता है कि चंद हज़ार साल बाद, साइंसदान ये कहते हैं, ये चंद लाख साल बाद ये इसमें ज़मीन और मुख्तलिफ जो हिस्से हैं ज़मीन के और अलग हो जाएंगे, और हो सकता है नए बर आज़म बन जाए, हो सकता है पुराने ख़त्म हो जाएं, ये साइंस कहती है। अब ये जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, देखिए अब ये ऐसे ऐसे करके दुनिया में ये मुख्तलिफ जगहों से जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ी जो टेक्टोनिक प्लेट है वो उसके ऊपर टर्की है। तुर्की जो है वो उसके ऊपर है, और वो जो है वो एनातोलियन प्लेट है। अच्छा, एनातोलियन प्लेट जो है, इसको अगर हम देखें तो एनातोलियन प्लेट ये बहुत बड़ी एक टेक्टोनिक प्लेट है, और जिसके ऊपर पूरा टर्की का जो ये ऊपर की जो लाइन है, एक नीचे है उनकी जो वेस्ट से जो ईस्ट है, और एक ऊपर की लेकिन नॉर्थ वाली जो है ना वो बहुत खतरनाक है। सही। उसके ऊपर इस्तांबुल भी है। अच्छा, ठीक। इस्तांबुल शहर भी उसके ऊपर है, ठीक। और उसमें जो है ये 1939 में पहले एक ज़लज़ला आया, फिर 1999 में ज़लज़ला आया। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और ये जाहिर है कि एक तरफ बॉस्फोरस है, एक तरफ सी ऑफ मरमरा है, सॉरी इस्तांबुल में एक तरफ सी ऑफ मरमरा, एक तरफ बॉस्फोरस है, दरमियान में से प्लेट्स गुजर रही हैं। और ये बहुत ही एक ऐसा सिलसिला है कि जिसका कोई अच्छा, ये चूंकि सीरिया में से भी जा रही है, ये आगे भी प्लेट्स ऐसे करके जाहिर है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, तो एक इतना खूबसूरत मुल्क और इतनी खूबसूरत कौम, लेकिन ये एक ऐसा सानिया है जिसके ऊपर हम ताज़ियत करते हैं उनसे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको इस मुसीबत की घड़ी में हम साथ हैं उनके, और ये निकाले। और ये आप देखें कि ये साइप्रस और इटली तक गया है, ये इसकी जो सुनामी, जाहिर है कि पानी के अंदर ये ज़लज़ला होगा तो सुनामी कहते हैं उसको, फिर वेव्स आ जाती हैं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या आगे, इसके क्या नताइज सामने, क्या इसकी फिगर सामने आती हैं। और टर्की बड़ी रेजिलियंट, बड़ी मजबूत कौम है, लेकिन ये जिस इलाके में हुआ है
ये वो शहर है जहाँ पे इसके पास ही सीरियन रेफ्यूजीज यहाँ से सीरिया से यहाँ आ गए हुए थे, तो उनके कैंपों में या जहाँ वो ठहरे हुए थे वो भी सारा इलाका तबाह हो गया। और ये सीरिया का वो इलाका जो कि टर्की के साथ मिलता है, तो उस इलाके में फिर ये वेव्स गई और वहाँ पर भी लोग, और आपको पता है सीरिया में जंग छिड़ी हुई है, इस वक्त सर्दी है, लोग पता नहीं किस हाल में हैं, मलबे तले दबे हुए हैं। और तमाम दुनिया, उसमें नेटो ममालिक हों या पाकिस्तान हो या अरब वर्ल्ड हो या इंडिया हो या चाइना हो, मतलब दुनिया सारी इस वक्त जो है वो जहाँ जहाँ तक मदद टर्की कर सकती है, इससे कतई नज़र रशिया, इससे कतई नज़र के क्या उनकी मतलब उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं, तमाम दुनिया बशमूल पाकिस्तान, बिल्कुल सर, इसमें जो भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अब इसमें एक तो बात ही हो गई। दूसरी जो बात है मुल्की सियासत के हवाले से, जो मैंने आपसे कहा था ना, गैर मुतवक्को खबर, इंतहाई गैर मुतवक्को, वो गैर मुतवक्को खबर ये है कि IMF जो है उससे हमारे मामलात बिगड़े हुए हैं। हमें इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि IMF के साथ हमारे मामलात बिगड़े हुए हैं। और IMF ने हमसे ये कहा कि जी हम आज जो सुबह उनसे मुज़ाकरात हुए या कल शाम को हुए, तो आज उसके बाद जो सामने बात आई, तो उन्होंने कहा जी आप जो हैं वो अपने मुख्तलिफ अदारों को जो हैं वो आप प्राइवेटाइज़ करें जल्दी। उन्होंने कहा जल्दी आप प्राइवेटाइज़ करें, और प्राइवेटाइज़ करने के अलावा जो है वो उन्होंने कहा कि आप हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट को आप प्राइवेटाइज़ करें, और फौरी तौर पे उसका ऐलान, कल तक हमें प्लान बता दें कि कैसे है। अच्छा, ये अब जाहिर है तकलीफ दे चीज़ है, वो कह रहे हैं कि जी आप टैक्सेस लगाएं, इस पर ये करें, वो सारा बिजली गैस आगे पीछे, उन्होंने पूरा, ये नैब क्या कर रही है, FIA क्या कर रही है, ये पूरा जो आज जो मरीम नवाज साहबा ने बात की ना कि हम कोई रिलीफ देने के नहीं दे सकते, वो मतलब रिलीफ देना तो दूर की बात है। ये अब जो मैं बात कहने लगा हूँ ना, ये वो कहते हैं ना मेरे मुंह में खाक वाली बात, कि ये अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन हुआ क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो ये हुआ ना कि सुबह उन्होंने कहा कि 2 पावर प्लांट्स गवर्नमेंट मान गई कि अच्छा जी हम पावर प्लांट्स की प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने कहा स्टील मिल को आप प्राइवेटाइज करने का हमें प्लान बताएं। अब स्टील, ये जो हालात हैं देखें, ये इनको हमें, यानी मैं इसमें ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ना ये मामला है ना PTI किसी, ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है। ये जो निजकारी है ना कि आप प्राइवेटाइज करें, मतलब अच्छे हालात हो ना, अगर आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हो, मतलब आपके पास पड़े हों कोई 12, 13, 15, 20, 25 अरब डॉलर या उससे भी ज़्यादा पड़े हों आपके पास, कुछ 40-50 अरब डॉलर पड़े हों, तो फिर ये होता है कि आप गोल्डन हैंडशेक कर देते हैं मुलाजमीन से। आप कहते हैं कि जी हम आपको मुलाजमतों से फारिग कर रहे हैं, लेकिन आपको पेंशन मिलेंगी, और या आपको एक ही दफ़ा गोल्डन हैंडशेक देके इतने लाख रुपए या जो भी आपका है वो हम आपको यहाँ से इसकी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, PIA हो या जो भी हो अदारे। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप एकदम से, मुल्क में हालात ही ख़राब हैं। अच्छा, वो अदारे खसारा कर रहे हैं, ये भी बात है ना, वो खसारा कर रहे हैं अदारे क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। तो हम एकदम तो ये नहीं कह सकते ना कि कल से वो अदारा ही बंद हो गया। अच्छा, वो अदारा खसारा इसलिए कर रहे हैं कि वो काम हो नहीं रहा, लेकिन तनख्वाहें तो जा रही हैं लोगों को। तो अब अचानक पता चला कि वो तनख्वाहें भी बंद हो गई इतनी गुर्बत में, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो बहरहाल जैसे तैसे हुकूमत उनसे करके बात कर रही थी। उन्होंने कहा फर्स्ट वुमेन बैंक को भी आप प्राइवेटाइज करें, SMS बैंक को भी करें, फिर डेटा के ऊपर उनका फड्डा चल रहा था, तो कोई बात अच्छी नहीं जा रही थी अभी तक। लेकिन उसके बाद फिर शाम को एक अजब मामला हुआ है दोपहर में, और वो उनका ये कहना था कि जी आप हमें ये बताएं कि जी हम मुख्तलिफ जो करते हैं, फैसले करते हैं मुख्तलिफ, हम यहाँ पे आप टैक्स लगा देते हैं, कभी आप जो है वो कोई ऐलान कर देते हैं कि ऐसा होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो ये होता है कि उसको वो मामला जो है वो अदालतें उसको उड़ा देती हैं, और वो बात तो आगे नहीं चलती। आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो तो अदालतें, सिंध हाई कोर्ट की उन्होंने मिसाल दी कि जी आपने कुछ टैक्स वगैरह लगाए थे, तो उनको तो सिंध हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, तो आपकी तो बात आगे नहीं चलती, अदालतें उसको उड़ा देती हैं। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि शाम को जो है वो एक लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया,
और फैसला लाहौर हाई कोर्ट का ये आया, मैं उस एग्जैक्ट फैसले को यहां पढ़ के सुनाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि हालात किस तरफ अचानक यहां पर क्या हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को गैर कानूनी करार दे दिया। ठीक। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं, और उन्होंने ये कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब जो हैं, उन्होंने 3659 दरखास्तों पर समाअत की। अब इस बात, ये एक बम शेल है इस वक्त जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बम शेल गिरा है इस वक्त। जाहिर है कि अदालत का फैसला है। उन्होंने कहा है कि जी सरचार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर जो सरचार्जेस हैं वो गैर कानूनी है। मुतबादिल जराए से बिजली पैदा की जाए, ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ नेपरा कार्रवाई करे। अच्छा, और उन्होंने ये कहा है कि 500 यूनिट्स तक सब्सिडी दी जाए। अच्छा, ये 100 पे 300 पे ये इधर उधर अटके हुए थे और ये भी कह रहे थे कि जो है वो हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस करेंगे, वो पहले से हमने बात भी की थी ना। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बुनियादी तौर पे उसमें ये होता है ना कि मतलब है कि दुनिया में कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं तेल की, तो तेल की कीमत ऊपर नीचे हुई तो उन्होंने कहा कि जी इस महीने तो इतना यूनिट है, लेकिन चूंकि तेल की कीमत बढ़ गई थी मार्केट में तो इसलिए हम उसको एडजस्ट करके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज करके हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये फ्यूल, इसको रफली एक इसी तरह से समझा जा सकता है। तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ये थे कि जी हम, शायद ये बात हो रही थी कि इसको पहले से नाफिज कर देंगे, यानी पिछले चंद महीनों से हम नाफिज करेंगे, जुलाई से या अगस्त से या जो भी था वो जैसे तैसे करके। उस पर भी आईएमएफ के साथ कई मामलों पे इस वक्त गर्दिशी कर्जों पे, पावर सेक्टर में प्लान सारा उन्होंने एक तरफ रखा हुआ है। और उन्होंने ये कहा हुआ है कि जी आप ये बताएं कि आप जो फैसले कर रहे हैं तो आप यकीन दहानी कराएं कि अदालतें इन फैसलों को खत्म तो नहीं कर देंगी। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि नहीं, हम इस पर ऑर्डिनेंस लाएंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस की मुद्दत होती है, फिर उन्होंने कहा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाएंगे, फिर उसमें ये मंजूर करवाएंगे। अदालत ने आज फैसला कर दिया कि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस उड़ा दिए उन्होंने। जी बिल्कुल। अच्छा, और 500, ये इन्होंने प्लान अपना रखा था 100 और 300 यूनिट्स, और ये उन्होंने कहा कि जी सार्फिन को कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं होंगे। आप सार्फिन से सुने बगैर, उनका मौकफ सुने बगैर कैसे टैक्स लगा सकते हैं उनके ऊपर, और आप 500 यूनिट से पे सब्सिडी देंगे, और उसके बाद जो है वो आप ये सोलर वगैरह के ऊपर करें। और ये कि बिला तात्तुर 81 सफ़े का फैसला, डिटेल जजमेंट आई है। ये वो फैसला है जो कि बिल्कुल हुकूमत जो बात उनसे कर रही है उसको उन्होंने, अदालत ने उड़ा दिया है, मतलब उड़ा दिया है बिल्कुल, कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होंगे, अवाम पे ये बिजली पे टैक्स लगेगा, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में होगा, ये होगा, ये होगा। अदालत ने इसको उड़ा दिया। अब मेरी वजारत खजाना से भी बात हुई और जिस मामले को इनको देख रहे हैं मईशत को, उनसे भी लोगों से बात हुई, तो वो तो अपना इस वक्त, मैं ये नहीं, ये बड़ा छोटा लफ्ज़ होगा कि वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। वो सर अपना दीवार से मारने पे, इसके बाद वो उनको कुछ समझ नहीं आ रही, रास्ता कोई और नहीं है, कुछ नहीं उनको समझ आ रही, क्योंकि इसके बाद ये हो सकता है। देखें, आप एक बात आईएमएफ से कर रहे हैं और आईएमएफ से कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये टैक्स लगा दिया, हमने ये टैक्स अवाम पे ये लगू के अवाम को जो आपने करना था चलें, जो अब वो तो आपने डिफॉल्ट से निकलना है, आपने पैसे लेने। और आज जो आपने सरचार्जेस लगाए हुए थे, ये फैसला महफूज था अक्टूबर 2022 से। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 10 अक्टूबर 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को महफूज किया था और आज फैसले को जजमेंट सुना दी, और फैसले को महफूज करके आज जजमेंट सुनाई तो उन्होंने सरचार्ज उड़ा दिए। अब ये हुकूमत कहाँ खड़ी है, आईएमएफ कहाँ खड़ी है, या तो वो कहेंगे कि, या अच्छा मेरे की जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसको लेके और अख्तियार मैंने कहा जो एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आईएमएफ अभी वो कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके खिलाफ फैसला दे दिया, फिर तो ये क्या गारंटी है, और ये कब बेंच बनेगा और कब समाअत होगी और क्या होगा सिलसिला, तो वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं था वजारत खजाना के लोगों के पास कि इस फैसले के बाद उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी आपके सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला उन्होंने कोर्ट किया था आईएमएफ ने, तो आईएमएफ ने बिल्कुल पकड़ा हुआ है, कहते हैं ना ऐसे पकड़ के वो लकीरें, हकीकतन वो लकीरें निकलवा रहे थे पहले ही। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने कहा कि जी अवाम पर हम बोझ डालेंगे, और खुद शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे ये बात, मरीम नवाज साहब भी कह रहे, बाकी वज़रा भी कह रहे थे कि हम किसी पोजीशन में नहीं है रिलीफ देने के, लेकिन वो रिलीफ देने की पोजीशन में तब नहीं थे जब ये टैक्सेस वगैरह नाफिज हो रहे थे। और टैक्सेस ये नाफिज होते तो उसके नतीजे में आईएमएफ खुश हो जाता थोड़ा सा, तो बाकी चीजों पे वो पहले ही तपे बैठे थे।
अब ये हुआ कि आज हाई कोर्ट ने वो सरचार्जेस उड़ा दिए इस मौके पे, जो ये इन्होंने सरचार्जेस और उन्होंने कहा सब्सिडी आप 500 पे लेके जाएं, ये 100 200 ये अपना प्लान रख के बैठे हुए IMF के सामने उन्होंने उड़ा दिया। उन्होंने कहा ये तो 500 करें आप, ये गरीब आवाम के ऊपर आप कैसे डाल सकते हैं सार्फिन की बात सुने बगैर। अब मुझे ये नहीं पता कि IMF के साथ अब आगे क्या होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। IMF इसको बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो यहाँ रुकें इसके बाद, जो उनका मूड है, उनका जो मूड है वो मूड अच्छा नहीं है IMF। तो डॉक्टर साहब ये तो फिर मजीद मुआशी तौर नहीं, पर मुआशी तो मुझे बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्होंने ये बात पूछी थी इनसे कि जी आप हमें ये बताएं कि आप जो फैसला करते हैं तो उसको अदालत उड़ा देती है, तो और अदालत के पास लोग जाते हैं और अदालत फैसले को उड़ा देती है, क्योंकि वो तो दरख्वास्त गुजार जो हैं वो कहते हैं कि जी हम गरीब गुरबा हैं, ये हमें बताए बगैर किस तरह से नेपरा और कभी कोई हमारे ऊपर सरचार्जेस टैक्सेस लगा देते हैं, तो आप हमें इनको रोकें। वो उन्होंने रोक दिया, अदालत ने रोक दिया। अब वो तो रोक दिया, लेकिन उसके नतीजे में IMF के साथ अगर टॉक्स आपकी खराब हो जाती हैं तो आपके डॉलर्स कहां से आएंगे, आपको पैसे कहां से आएंगे? देखिए ना, आपके पास तो इस वक्त आपके पास पैसे हैं, आपके 14 दिन या 12 दिन के तो अब रह गए हैं आपके पास, ये वीकेंड को निकाल दें तो 12 दिन के ज़खायर रह गए हैं शायद, ये खुदा जाने कितने दिन के रह गए हैं। तो उसमें अगर IMF को ये पूरा एक प्लान, फिर दूसरा, फिर तीसरा रिव्यू करके आप दे रहे थे उन्हें, यानी हम लोग यहाँ से वजारत खजाना की तरफ से पावर का दे रहे थे, फिर वो FIA का पूछ रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि FIA नैब में कैसे घुस गई। अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है कि जो उन्होंने FIA को उठाया ना, वो कहते हैं FIA तो इमिग्रेशन पे बैठी होती है ना, तो इमिग्रेशन के लोग तहकीकात कैसे करते हैं जाके, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि हीथ्रो पे उतरे तो हीथ्रो पे इमिग्रेशन के लोग बैठे होते हैं, आप उतरे JFK पे, आप दुबई उतरें, आप अबू धाबी उतरें, आप किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट, बीजिंग एयरपोर्ट पे कहीं उतरें तो इमिग्रेशन वाले बैठे, वो इमिग्रेशन के लोग शहर में छापे थोड़ी मार रहे होते हैं जाके, उनका दायरा इख्तियार नहीं उनको मतलब नहीं, वो कह रहे हैं कि उनका वो जो शहर में जो FIA की जो कार्रवाइयां जो करप्शन के अगेंस्ट हैं, जो इन्होंने कहा ना 50 करोड़ से कम हो तो वो FIA करेगी, वही कह रहे हैं कि FIA तो आपके यहाँ के, वो इसके लिए कैपेसिटी उनकी जो बिल्डिंग की बात है वो तो इमिग्रेशन के हैं या वो उनके हैं। अब हम उन्हें ये समझा रहे हैं कि जी वो इमिग्रेशन के भी हैं और वो करप्शन के खिलाफ भी होते हैं, ये बात उन्हें समझ, वो कह रहे हैं कि अच्छा एक मिनट, तो फिर ये दो अलग अलग विंग्स हैं, एक करप्शन को देखता है, एक इमिग्रेशन को देखता है। फिर आप उनसे कह रहे हैं नहीं ये ट्रांसफर भी हो जाते हैं, वो कह रहे हैं एक मिनट, ये जो इमिग्रेशन वाले हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं और ये फिर करप्शन की तहकीकात करते रहते हैं और कुछ अरसे के बाद जो है ये इधर से इधर आ जाते हैं। ये कैसे होता है आपके यहाँ? ये तो हमारे कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता। इमिग्रेशन की अथॉरिटी है या करप्शन को पकड़ने की अथॉरिटी? इसमें उन्होंने पकड़ ली FI, उन्होंने फिर नैब किया है, ये 50 करोड़ से ऊपर नैब आ जाती है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, कैसे हुआ, कौन से कानून पास हुए, कब हुए? अच्छा, अभी वो ये FIA के ऊपर सवाल कर रहे थे और नैब पे कर रहे थे, तो साथ ही ये जो इन्होंने प्लान बना के दिया था उसको उन्होंने फिर, पहले सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, और 3,500 लोग गए थे इसमें एप्लीकेशन लेके अदालत में। तो इसके बाद अब मुझे ये नहीं पता कि इन मुज़ाकरात का क्या बनेगा। डॉक्टर साहब, एक लूटी हुई दौलत वापस लाने के हवाले से भी ये हुकूमत और माजी की हुकूमतें बात करती रही हैं, तो क्या इस वक्त वो लूटी हुई दौलत अगर मुत्तहिदा हुकूमत वापस ले आए तो ये जो अवाम पे बर्डन डाल रहे हैं इतने करोड़ों का और पता नहीं कितने लाख, ये मुत्तहिदा हुकूमत लूटी हुई दौलत डॉक्टर साहब कह के आए, शहबाज शरीफ साहब कह के आए, और आपने कई बार कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पेट फाड़ के पैसे वापस नहीं, पेट फाड़ के कोई बैंक थोड़ी है, अभी तो IMF थोड़ी है पेट किसी के पेट के अंदर, मतलब वो अलग चीज है। यहाँ इशू ये है कि इन्होंने ये IMF वाले अगर इस वक्त जिच हो गए और IMF वालों ने कहा कि आप ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह का मामला हल कर लें, फर्ज करें, मैं इस डूम डे सिनेरियो की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने कहा कि हम यहां पे जा रहे हैं क्योंकि आपने अदालतों के मामला तय नहीं किए, तो इस वक्त आपके पास पैसे नहीं हैं, फौरी तौर पे आपकी जो शिपमेंट्स खुली हैं, आपके जो शिपमेंट्स LCs ये वो मुकम्मल तौर पे एक मुकम्मल डेडलॉक हो इस मुल्क में। मुझे नहीं पता फिर क्या होगा अगर IMF यहां से चला गया, क्योंकि बाकी सारे दुनिया ने जो आपको पैसे देने, आपके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, वो IMF से आपके पास फ्यूल के, तो अब इशू ये है सारा कि इसको हंगामी तो, अच्छा ये डेडलॉक यहां पर आ गया है, माशी इतना खौफनाक डेडलॉक है क्योंकि इसको ये किसी प्लान में नहीं था कि अचानक ये फैसला आ जाएगा, तफसीली फैसला कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट का हक नहीं है या इसको कलअदम करार दे देगी अदालत।
इसी के ऊपर डिपेंड कर रही थी हुकूमत कि इसमें से इतने पैसे मिलेंगे, इसमें से इतने पैसे मिलेंगे, इसमें से यहां ऐसे होगा, ये टैक्स लग जाएंगे बिजली के ऊपर से। अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, ये डिटेल जजमेंट 81 पेजेस की आई है अभी। अब इसके बाद वो आईएमएफ आगे क्या करती है और कल हुकूमत क्या करती है, ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है जी 9 तारीख को, मुझे तो ये पता नहीं, इसका कोई मकसद भी मुझे नहीं समझ में आया, ये क्यों हो रही है, मतलब इसमें क्या डिस्कस होगा? हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम नहीं है क्या? मतलब इसमें क्या बात तय होगी? नेशनल एक्शन प्लान पड़ा हुआ है ना एक, उसके ऊपर हर कुछ अरसे के बाद हम बैठ के एक नया प्लान बनाते हैं, उस पर फिर लोग फतवे दे रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम जी मॉडरेट हैं, ओ भाई दहशतगर्द है, प्योर टेररिस्ट हैं वो। अब छोड़ दें कि वो उनको जाएं और जाके हिट करें और पकड़ें उनको, और मतलब उनको आप इसमें क्या बात होगी कि जी सब बैठे हैं, एक इत्तेफाक राय होनी चाहिए? क्या इत्तेफाक राय नहीं है? पूरी दुनिया में इत्तेफाक राय नहीं है कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए सर? ये क्या है? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अच्छा है आइडिया के सब बैठ जाए, मगर उसमें से क्या निकलेगा? इसमें से निकलने से क्या नीचे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? भाई आप एक कंप्लीट प्लान आपके पास पड़ा हुआ, नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें उनके आपने पाइपलाइन से उनके पैसे कैसे रोकने हैं, उनके फैसिलिटेटर्स को कैसे पकड़ना है, इंटेलिजेंस आपने अपनी पुलिस को कैसे इक्विप करना है, आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, पब्लिक को अवेयरनेस, हर चीज। अभी कॉन्फ्रेंस हो ये तो सियासी पॉलिटिकल है ना। उन्होंने तकरीर की, उसने तकरीर, आखिर में करारदाद मंजूर हो गई, हम सब मिलकर दहशतगर्दी की मुज़म्मत फिर नहीं कर और इलेक्शन करवाए जाएं और ये हो और ब्रेक ले लेते हैं। इलेक्शंस की तरफ क्या हम जा रहे हैं कि नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बात करेंगे वापस आके। डॉक्टर साहब नाज़रीन एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की जानिब से जो कहा गया एक बार फिर कि कारकुन तैयार हो जाएं, जेल भरो तहरीक की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा, इसके बाद क्या आप समझते हैं कि खान साहब कामयाब हो पाएंगे हुकूमत को मनाने में? ये तो अभी खान साहब तो जेल भरो तहरीक की तरफ जा रहे हैं ना, अभी मैं उस पर ज़रा बात करता हूँ, लेकिन ये पहले मैं ज़रा ज़लज़ले के हवाले से ये बात करूँ कि देखें 7.8 है, तो ये जो है ये है रिक्टर स्केल या रेख्तर, क्योंकि ये जर्मन वर्ड है तो इसलिए इसको पाकिस्तान आम लोग इसको रेक्टर पढ़ देते हैं, वैसे इसको रेख्टर है, ये रेख्टर, इसको थोड़ा सा जर्मन। अच्छा, अब इसमें इसको अब इस तरह से देखें कि अगर ये 0 से, वैसे तो शुरू जब हुआ था तो ये 3 से 7 तक था, लेकिन अब इसमें देखें ना, अगर ये 0 से 1.9 तक होता है तो फिर ये सिर्फ सेस्मोग्राफ से आपको, यानी मशीन बताती है सिर्फ। अच्छा, फिर उसके बाद 2.9 तक ये होता है कि छत पे बल्ब वगैरह लगा है, कोई पंखा हिल रहा है। 4 से 4.9 तक जो है ये खिड़कियां वगैरह टूट सकती हैं। अच्छा, 5 से 5.9 तक फर्नीचर मूव होता है। अच्छा, दीवार से चीज़ें गिर सकती हैं, ये उनकी शिद्दत है जो आम अल्फाज में है। 6 से 6.9 तक जो है वो डैमेज वेल बिल्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, सिवियर डैमेज टू पुअर, यानी जो पुरानी बिल्डिंग है वो गिर सकती हैं 7 तक, और जो नई बिल्डिंग्स हैं अच्छी बनी हुई वो डैमेज हो सकती हैं। और फिर 7 से 7.9 तक जो है वो बिल्डिंग्स डिस्प्लेस फ्रॉम फाउंडेशन, जमीन से उखड़ जाती हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, क्रैक्स इन द अर्थ, जमीन के ऊपर क्रैक्स हैं और अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह फट जाते हैं। अब ये 7.8 है, तो ये आ रहा है। अच्छा, इससे 8 से ऊपर चला जाए तो ब्रिजेस गिर जाते हैं और कुछ भी खड़ा नहीं रहता, और 9 तक जाए तो अल्लाह करे टोटल, अल्लाह ना करे टोटल, फिर ये जो है ये मूविंग अर्थ विजिबल विद नेकेड आई, आपको आंखों से जहां तक देख सकते हैं हर चीज तबाह होती है। तो अब ये जो है ये डेंजरस की हद में, अगर दूसरे टेबल पे आप देखेंगे तो इसको फिर आप TNT के साथ, यानी जो डायनामाइट ब्लास्ट हैं, कि अगर ये 2 पे गया तो 600 किलोग्राम ऑफ डायनामाइट्स, इतनी वो वेव जाती है आगे, और उसके बाद अगर 7 तक जाते हैं तो ये TNT के साथ ये तकरीबन 2 बिलियन किलोग्राम ऑफ डायनामाइट्स से जितनी ज्यादा वेव बन सकती है वो जाती है, और वहां तक जाती है, ठीक है, एनर्जी वहां तक जाती है, उन इलाकों तक आप समझेंगे जहां पे 20 बिलियन किलोग्राम का डायनामाइट जमीन के नीचे, जिस जगह भी उसका एपिसेंटर है। तो ये अब 7.8 है, तो इससे अंदाजा लगाएं कि किस कदर खतरनाक लेवल पे ये ज़लज़ला है, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जी 6 था या 5 था रिख्टर स्केल पे, तो उसमें हमें ये देख लेना चाहिए कि ये
इसकी सीवियरिटी जहाँ पर भी ये हुआ है, और एकदम से हम कहते हैं ना कितना कितना ज़लज़ला आया, तो हम कहते हैं कि 6.1 था, 5 पॉइंट, तो ये जो है ये सीरियस ज़लज़ले हैं बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला अपना रहम करे, खैर करे। लेकिन हम तो यहाँ बहुत बड़ा देख चुके हैं, अभी भी ज़लज़ले रोज़ ये दूसरे दिन हम सुनते हैं कि ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। तो अल्लाह ताला करम करे, हमसे हमारे ही जैसे लोग, हमसे ज़्यादा अच्छे बेशुमार बच्चे औरतें मलबे में दबे हुए हैं, इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है, और कई जगहों पे तो ऐसा हुआ कि वो आग लग गई उसके बाद, और पाइपलाइंस, ये देखें बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं इस वक्त। तो तुर्किया के साथ और सीरिया के साथ और लेबनान के साथ और इसराइल, और फिर आगे साइप्रस में भी तबाही हुई है, और फिर इटली, और वो पूरा मेडिटेरियन का जो वहाँ पर सारी सुनामी वगैरह जहाँ के अलर्ट्स आ गई हैं। तो मसला ये है कि अब इसमें अल्लाह ताला अपना करम करे, और इनके लिए बस अब दुआ है। और देखते हैं कि ये कैसे, अब बड़ी रिजिलियंट कौम है, बड़ी बाहिम्मत कौम है, लेकिन इस वक्त वहाँ पे माशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो उनके प्रेसिडेंट उर्दुगान हैं वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, कई महाज खुले हुए हैं। आप देखें यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है, सीरिया में लड़ाई हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ है वो। तो दरमियान में ये कुदरती आफत आ गई, और बहुत बड़े लेवल पे आई, बहुत बड़े, यानी 30,000 तो सरकारी तौर पे बताया जा रहा है ना, बिल्डिंग्स गिरी, बिल्डिंग्स, घरों को छोड़ दें, बिल्डिंग्स गिरी। तो ये तो बात अब ये सारे इवेंट जो है ना, ये जैसे ये इवेंट है, और वो जो बैलून जो गिराया है, अब उस बैलून को जी, ये कुछ छोटा वाकया इसलिए नहीं, ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसके नतीजे में एंथनी ब्लिंकन चाइना नहीं गए, और उसके नतीजे में वो सर्वेलेंस बैलून जो है, वो जासूसी का बैलून, वो उनके, अच्छा वो चाइना का, देखें बैलून्स अभी भी यूज हो रहे हैं, अभी भी बैलून्स की अपनी सैटेलाइट पिक जो है वो, यानी फिर बैलून्स दोबारा इस्तेमाल, हाँ अभी वो उन्होंने कहा लैटिन अमेरिका के ऊपर भी, और फिर ये सवाल उठाया गया कि ट्रम्प दौर में यहाँ आते रहे बैलून्स, अमेरिका को पहले पता नहीं चला, इतनी हाइट पे 60,000, यानी आप देखें हम लोग जब जहाज फ्लाई करते हैं अमूमन तो एक खास हद से ऊपर जहाज नहीं जाता, हमेशा ये होता है कि 35,000 फुट की, 30,000 फुट की, 35,000 फुट, इससे ज्यादा ऊपर हम जाते नहीं हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर वो हम हवा की दूसरी लेयर में दाखिल हो जाएंगे, हमारा ब्लड और बॉडी और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यानी ये नहीं होता कि हम कहेंगे जी हम 65,000 फुट की, 70,000 फुट की, 80,000 फुट की बुलंदी पे, ये 35-40,000 फुट की बुलंदी पे जहाज अमूमन होता है, या इससे थोड़ा ऊपर नीचे। अब ये कि ये 65,000 फुट की बुलंदी पे बैलून है। अब इसका अंदाजा लगाएं कि ये जो छोटा सा एक डॉट नजर आ रहा है, ये कहां पे है, जहां पर जहाज आपको नजर नहीं आता। जहाज तो जब नीचे लैंडिंग या टेक ऑफ का टाइम होता है तो आपको नजर आते हैं ना, 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज आपको नेकेड आई से नजर नहीं आता। तो ये तो 65,000 फुट की बुलंदी पे बैलून का साइज इतना बड़ा था कि नेकेड आई से नजर आ रहा है, नीचे से एक छोटा सा स्पॉट है। अब सवाल यह है कि ये 65,000 फुट, यानी जो जहाज, जिस जहाज ने इसको गिराया वो जहाज नीचे था, वो 35,000 फुट पे था, उसने ऊपर मिसाइल फायर किया और वो 30,000 फुट ऊपर गया और मिसाइल ने उसको जाके हिट किया। ठीक है, तो अगर तस्वीरें भी देखी ना तो वो नीचे, जहाज नीचे जा रहा है और उसने मिसाइल जो है वो गया है और ऊपर जाके बैलून को उसने हिट किया। उतना ऊपर जहाज नहीं जा सकता था, फाइटर प्लेन्स F-22 जो है। तो मसला ये है कि अब ये उसके नतीजे में उनका कहना ये है कि हमारी ये सिविल जो है ये वो ही कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये सर्वेलेंस हो रही थी और मॉनिटरिंग हो रही थी, और ये मुताना के इलाके में जहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं अमेरिका के, अच्छा, जिन इलाकों पे, जिन रियासतों पे, वहाँ पर ये सर्वेलेंस कर रहा था। चाइना का कहना ये है कि हमारा ये सिविल था हमारा बैलून, और इसका कोई ताल्लुक मिलिट्री ऑपरेशन से या सर्वेलेंस से नहीं था। सर्वेलेंस यानी जासूसी, इसको अमेरिका ने गिरा दी है। अच्छा, और अमेरिका ने गिराया इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में, हमारे पानियों में था। इसके ऊपर अब टेंशन है, और ये ऐसे कितने बैलून्स अमेरिका, देखें अब ये एक तलखी हुई ना कि वो अमेरिका बीच में से उन्होंने अपना विड्रॉ, ये दौरा पोस्टपोन कर दिया। ये बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, ये बहुत सारे इवेंट्स, इसमें टर्की की ये जो अर्थक्वेक है ये भी एक अपने असरात लेकर आएगा आने वाले दिनों में। देखिए पाकिस्तान अभी तक अपने सैलाब से नहीं निकल सका, मतलब सैलाब के बाद जो है वो, अब आप निकल गए थे किससे, जो पेंडेमिक आया था उससे आप निकल गए जैसे तैसे करके, ये इतने बुरे हालात नहीं हुए थे। लेकिन आप सैलाब और फिर सैलाब के बाद बैक टू बैक ये पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइजेशन है, हुकूमतें हैं नहीं।
अब इमरान खान साहब ने अच्छा, मरीम नवाज साहबा ने तो कहा कि हम रिलीफ नहीं दे सकते, ये उन्होंने बात की थी ये फैसला आने से पहले। फैसला आने के बाद अब हमारी दुआ है कि ये मामला आगे बढ़े, आईएमएफ की तरह किसी तरह से मामला हल हो जाएं। आईएमएफ के साथ मामला हल होना लाजिम है, और फिर क्योंकि हमें तो अगले चंद महीनों में हमें जरूरत पड़ने वाली है $8 बिलियन की, तो अगर आईएमएफ चला जाता है तो फिर वो बाकी अदारे भी पैसा नहीं देंगे और एलसीज आपकी। तो अब ये मुझे नहीं पता कि अब इसके ऊपर इस फैसले के बाद हम किस तरह कायल करते हैं आईएमएफ की टीम को। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मुझे नहीं पता कि ये होती है नहीं होती, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। अगर ये होती है तो इसका क्या होगा, इसमें ऐसी क्या चीज होगी जो पहले नहीं हुई इतने सालों में। और फिर उसके बाद यानी कंसेंसस तो किसी बात पे नहीं हो पा रहा ना कश्मीर पे होता है, ना दहशतगर्दी पे होता है, ना मईशत पे होता है, ना खारजा पॉलिसी पे। कंसेंसस तो किसी चीज पे हो ही नहीं पा रहा, किसी चीज पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे लोग। और यही रौला वहां पर आईएमएफ के सामने पड़ा हुआ है कि जी आपका, हम जब आते हैं तो एक नया वजीर खजाना बैठा होता है, ठीक है। हर दफा जब भी आते हैं वो, ये पिछले काफी अरसे से जब आते हैं एक नया वजीर, वो कहते हैं आप कौन साहब हैं, वजीर खजाना से मिलवाए। कहते हैं मैं ही तो हूं वजीर खजाना। कहते अच्छा आप हैं, तो वो किधर गए? वो कहते वो तो फजूल आदमी था, मैं बात करूंगा ना आपसे। अच्छा तो आप हैं जो मैं आंखें दिखा रहे थे? नहीं मैं वो दूसरा वाला, वो दो था, मैं ये हूं। ये हो रहा है उनके साथ 2019 से, पहले भी उनके साथ होता रहा है। इस दफा लेकिन गड़बड़ ज्यादा है। अच्छा इसमें अब खान साहब जो हैं वो इलेक्शंस की डेट, जो आपने बात की कि इलेक्शंस की डेट हुकूमत नहीं दे रही। ये हुकूमत, अब ये आईएमएफ के वाले, इसके बाद मुझे नहीं पता हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन हुकूमत, मैं अगर ये सूरत हाल होती, मुझे नहीं पता किस अफलातून ने, किस अरस्तू ने इनसे कहा था कि ये अपने गले में डाल लें। सर ब्रेक का वक्त है डॉक्टर साहब, वापस ये इससे जान छुड़ा के भाग जाता 1 मिनट के अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर ये खटपट हो गई ना अवाम के सरों पे, और वो आईएमएफ वाले अब वो मजीद बात करेंगे ना आपसे कल कि ये क्या फैसला है भाई, आप हमें बताएं। मैं तो जान छोड़ा के, अब मुझे नहीं पता ये क्यों बैठे हुए हैं, क्यों अपने सर पे ये सारा उठाया है उन्होंने। इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही, इमरान खान कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगता है, वो कह रहे हैं कि कहां से लगता है आर्टिकल 6, आप क्यों, वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक पिटीशन चली गई है कि जी वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स केयर टेकर कैसे कर सकती है, वो उधर रौला पड़ा हुआ है। सर बात करते हैं मजीद सियासत पर वापस आके नाजरीन, यहाँ पर ये टोटल डेडलॉक है हर जगह पे, कॉन्स्टिट्यूशनल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर तरफ टोटल डेडलॉक है आज के दिन। ठीक है सर, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से होना चाहिए, मरियम नवाज साहिबा ये बात कर रही हैं। जेल भरो तहरीक होगी तो फिर इलेक्शन कैंपेन कैसे होगी? ये बात मैंने खान साहब के उनके साथियों के थ्रू, बहुत से लोग हैं उनके ज़ाहिर इस वक्त मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जो खान साहब को दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये था कि आपके पास कंप्लीट गारंटी है कि इलेक्शन होने जा रहा है, आप असेंबलीज तोड़ दें। तो उन्होंने कहा था कि हैं, लेकिन वो गारंटी गालिबन अभी तक नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। ये ब्लूमबर्ग ने जो स्टोरी दी है, जो 10th स्टोरी है कि मोदी कम्स अंडर इंडिया ऑपोजिशन फायर ओवर अडानी लिंक्स, ये फड्डा खराब हो गया है, फड्डा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा ये अडानी ग्रुप का, और ये डीप हो रहा है। जो CNBC खबर दे रहा है कि जी ये मामला बिगड़ रहे हैं और इंडिया की गवर्नमेंट, बिलियनर्स ये बात करते जा रहे हैं, लेकिन मामला ख़राब हो गया, उनकी पार्लियामेंट में आ गया। और तीसरे दिन भी आज बहस होती रही, 4 बिलियन और चले गए डे 8 पे उनके, और ये अब कोई 130 बिलियन इनके साफ हो गए अडानी ग्रुप के, 130 बिलियन तकरीबन। तो 130 बिलियन, अब ये बबल था, अडानी बबल है, ये क्या है, इसके ऊपर हम आगे देखते हैं ये रुकता कहाँ है जाके मामला, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी बात है जी। ये इतना बड़ा ये बबल था, ये लोगों के पैसे थे, ये इन्वेस्टमेंट्स थी, ये अचानक क्या हुआ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था क्या, अचानक इतना सारा पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, इतना सारा पैसा अचानक ये बबल कैसे फट गया? क्योंकि मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट के अंदर कंपनीज, इसराइल के साथ, तो ये अचानक कैसे फटा है कि वो बिल्कुल अब वो 22वें नंबर से भी नीचे चले गए हैं। उनकी जो दौलत है वो 1-2 दिन में दोबारा उसकी लिस्ट अपग्रेड होगी। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है। मैंने आपसे कहा नहीं, दुनिया में पहले भी हुआ है, ये तो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। ये आरिफ नकवी साहब का मामला पाकिस्तान से हुआ, उससे पहले वो
रूपर्ट मर्डॉक का हुआ, बेशुमार ऐसी एम्पायर। ये कुछ अजीब सा मामला है, मतलब इस लेवल पे ना कि जहां वो जियो स्ट्रेटेजिक मामलात में भी घुस रहे हो, इधर भी घुस रहे, वो अचानक एक बबल, और वो हुआ भी न्यूयॉर्क से, यानी अमेरिका जो कि अलाय है इंडिया का, वहां से होके उन्होंने पूरी, अच्छा यानी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना जो आ रहा था, तो अडानी एक ब्रांड होती है ना, अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप, अडानी ग्रुप पोर्ट्स खरीद रहा है, अडानी ग्रुप जी इसराइल में भी है, अडानी ग्रुप यूएई के अंदर भी है, अडानी ग्रुप मॉरिशस में भी है, अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया देखे ना कहां कहां तक, और अचानक अडानी ग्रुप जो है वो, तो ये कुछ बात जो है ना, इसको आने वाले दिनों में देखते हैं कहां जाके ठहरती है क्या। और ये जो ट्रस्ट होता है ना लोगों का एकदम से कि यार वो एकदम शेयर ही गिर गए मार्केट, क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, क्या करें ना करें, ये कहां जाके मामला रुकता है ये देखना है। और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होता है रीजन पे, पूरी दुनिया पे, यहाँ पूरी दुनिया की वो हिल गए ना सारे मुआहदे वायदे दाएं बाएं आगे पीछे। तो ये, और जाहिर है कि मईशत के हवाले से बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान के अंदर भी कंसर्न है, पूरी दुनिया में कंसर्न है। अभी टर्की के अंदर देखते हैं क्या किस तरफ जाता है जो सामने पेश है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।